सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट दी एंड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग और एक क्लास लेंगे। वो किस लिए? क्योंकि मैं आपको मटेरियल से दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ चीज़ें अगर मिस आउट हो चुका है तो हम लोग मटेरियल से कर लेंगे, ठीक। वो अलग क्लास रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग मटेरियल से देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या हम लोगों ने मिस आउट किया है, क्या मिस आउट नहीं किया है। प्रॉब्ली सब कुछ हम लोगों ने करवा रखा है, ठीक। अब वो जो क्लास होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का क्लास होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा बहुत अपना ध्यान जो है वो भटकाया तो आपसे कंसेप्ट मिस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ही तुमको कॉम्प्लिकेट लग जाएगा चीज़ें, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो बहुत ध्यान से देखना है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक टू द वीडियो एंड कमेंट दैट यू आर प्रेजेंट इन द क्लास इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली सेक्शन 162 से। 161 में हम लोगों ने देखा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव एंड नॉमिनेट डायरेक्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे वो सेक्शन 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ये सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। इसको बहुत ज़्यादा जो है आपको दिमाग लगाना नहीं है। मैं जो बताऊंगा सिर्फ वो तुमको सुनना है। बात यह है कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, बात यह है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को तुम अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्टर को तुम अपॉइंट करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, ठीक है। वोटिंग होगा, है ना। मेंबर्स वोट करेंगे, मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। इलेक्ट कैसे करेंगे? वोटिंग करके। पकड़ लो तुम एक दिन में 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, एक दिन में 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो। जैसे आपको पता है कि रोटेशन वाले डायरेक्टर निकल रहे हैं, रोटेशन एक दिन में 3 डायरेक्टर भी निकल सकते हैं। 1/3 डायरेक्टर तो निकल रहा है 2/3 डायरेक्टर से, है ना। तो अगर एक दिन में 3 डायरेक्टर निकल रहे हैं तो 3 डायरेक्टर को तुमको वापस बिठाना है। रीअपॉइंट कर रहे हो या फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट कर रहे हो, सिंपल चीज ये है कि हर एक डायरेक्टर के लिए तुमको सिंगल रेजोल्यूशन पास करना है। सिंगल रेजोल्यूशन पास करना है, सिंगल रेजोल्यूशन पास करना है। एक रेजोल्यूशन में सारे डायरेक्टर को इलेक्ट कर देना ये पॉसिबल नहीं होता है, तुमको सिंगल रेजोल्यूशन पास करना होता है। लेकिन सर मुझे ना सारे डायरेक्टर को एक ही साथ में अपॉइंट करना है, एक ही रेजोल्यूशन में मेरे को अपॉइंट करना है क्योंकि मेरे को टाइम सेव करना है, तो क्या करें? क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कंपनी को ठीक है, एक ही रेजोल्यूशन में मल्टीपल डायरेक्टर्स जो है, सिंगल रेजोल्यूशन में मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो कंपनी क्या करेगा? मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स यूनानिमस यूनानिमस वोट डाल के वो लोग कहेंगे कि चलो ठीक है सिंगल रेजोल्यूशन से पास करो। ये जो यूनानिमस वोट है, ये इससे डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते, इससे मेंबर्स अग्री करते हैं कि हाँ चल तुम सिंगल रेजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लो। क्या ये समझ में आ रहा है? यूनानिमस वोट का मतलब होता है किसी भी एक मेंबर ने जो वोटिंग करने में बैठा है, कोई भी एक मेंबर ने अगर मना कर दिया, अगर नो कह दिया कि नहीं सिंगल रेजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर्स को इलेक्ट नहीं करेंगे, हर डायरेक्टर के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो तुमको कंपनी को जो है सिंगल रेजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर्स को इलेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको हर डायरेक्टर के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें अगर एक भी यूनानिमस का मतलब होता है सारे मेंबर्स अग्री हो, अगर एक भी मेंबर कह रहा है कि नहीं सिंगल रेजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर्स को हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे, हर डायरेक्टर के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास होगा, तो एक भी इंसान ने अगर कह दिया तो कंपनी ये नहीं कर सकता। कंपनी को हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यही है ये सेक्शन, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसको रीड करेंगे हम लोग, एक बार देख लो। At a general meeting, a motion of appointment of 2 or more persons as director by a single resolution shall not be moved. एक रेजोल्यूशन से 2 या फिर उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, 2 या फिर उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिंगल रेजोल्यूशन से। ईच पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड वाया एन इंडिविजुअल रेजोल्यूशन, मतलब हर एक पर्सन, हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट होगा एक इंडिविजुअल रेजोल्यूशन से, मतलब सेपरेट रेजोल्यूशन से। एक रेजोल्यूशन से ये, दूसरा रेजोल्यूशन से वो, इस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट
का मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन पास करना मतलब वोटिंग होगा, तो हर एक अलग अलग डायरेक्टर्स के लिए वोटिंग अलग अलग होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है बात। एक्सेप्शन ये है, द एक्सेप्शन इज अगर यूनानिमस कंसेंट आ गया इस प्रोसीजर के लिए तो चल सकता है। इसका मतलब ये कि मल्टीपल डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड थ्रू अ सिंगल रेजोल्यूशन ओनली इफ अ प्रपोजल टू मूव सच कंबाइंड मोशन इज अग्रीड टू फर्स्ट, मतलब सब लोगों ने अग्री किया है। कंडीशन ये है कि नॉट अ सिंगल वोट इज कास्ट अगेंस्ट दिस प्रपोजल, अगर एक भी वोट अगेंस्ट में कास्ट हो गया, ठीक है, तो ये यूनानिमस अग्रीमेंट जो है ये फेल हो जाएगा एंड सारे डायरेक्टर्स के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन का तुमको समझ में आ चुका है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अगर कॉन्ट्रावीन किए तुमने, कॉन्ट्रावीन मतलब तुमने जो प्रोविजंस वो उसको ब्रीच कर दिया, तुमने उसको नहीं माना है। एनी रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन इज वॉइड। वॉइड मतलब तुमने अगर ना तो यूनानिमस डिसीजन किसी ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी जोर जबरदस्ती एक ही रेजोल्यूशन में चार डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के अपॉइंटमेंट को हम लोग नलीफाई कर देंगे, वॉइड कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। वॉइड मतलब कैंसिल कर देना। अप्लाइज इवन इफ नो ऑब्जेक्शन वाज टेकन एट द टाइम, ठीक है, अप्लाइज इवन इफ नो ऑब्जेक्शन वाज टेकन एट द टाइम। इसका मतलब ये कि अगर तुमने कॉन्ट्रावीन किया प्रोविजंस को, ठीक है, लेकिन तुम जब कर रहे थे, कंपनी जब कर रहे थे, देखो यूनानिमस डिसीजन नहीं आया, यूनानिमस किसी ने नहीं कहा कि सिंगल रेजोल्यूशन में सारे डायरेक्टर को तुम अपॉइंट कर लो, ठीक है, लेकिन जब कंपनी ने जोर जबरदस्ती कर रहा था, कंपनी जोर जबरदस्ती एक ही रेजोल्यूशन में सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा था, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ऑब्जेक्शन ना करने से भी ये जो तुम अलाउ कर देंगे तुमको एक ही रेजोल्यूशन से, ये रूल में नहीं है, ठीक है। तो भले ही किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया जब कंपनी जोर जबरदस्ती कर रहा था, एक ही रेजोल्यूशन में अपॉइंट कर रहा था, तब भी वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, भले ही किसी ने ऑब्जेक्शन ना किया हो। प्रोसीजरल एरर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय शेयर होल्डर साइलेंस, ठीक है। प्रोसीजरल एरर मतलब शेयर होल्डर चुप था, शेयर होल्डर ने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो प्रोसीजर है उसमें तुमने एरर किया है। एरर समझ में आ रहा है ना? प्रोसीजर क्या था कि सिंगल डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड इन विद सिंगल रेजोल्यूशन, ठीक है, विद एवरी सेपरेट रेजोल्यूशन, एवरी सिंगल डायरेक्टर shall be appointed by passing separate resolutions for each and individual director, ठीक है, ये नियम है। लेकिन तुमने प्रोसीजर को नहीं माना है, तो अगर चाहे शेयर होल्डर चुप था, लेकिन फिर भी तुम इसको वॉइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मोशन फॉर अप्रूविंग और नॉमिनेटिंग अ पर्सन इज ट्रीटेड एज अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट। इस सिंपल चीज़ इसको इग्नोर भी कर सकते हो। मोशन का मतलब ये होता है, वो लूज मोशन नहीं दोस्तों, ये मोशन का मतलब होता है कुछ करना, कुछ पास करना, ठीक है, अप्रूव करना या फिर किसी को नॉमिनेट करना, तो ये मोशन का मीनिंग आता है। इसको छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर ना डालो। जो मैंने यहाँ पे ये समझा दिया तुमको, यही तुमको दिमाग में रखना है। इस एक्सेप्शन तक तुम इसको याद रखो, काफ़ी है ये सेक्शन, ठीक है। आगे देखेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, किस कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। क्या समझ में आ चुका है? आगे देखेंगे हम लोग ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही प्यारा सेक्शन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सेक्शन है। मतलब जो भी कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स हैं ना, 90% बच्चे को इस 90% से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट में डाउट होता है। तो तुमको यहाँ पे एकदम पलक नहीं झपकाना है, आपको एकदम बहुत ध्यान से देखना है सेक्शन 163। आपको एकदम पलक नहीं झपकाना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है सेक्शन 163, ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बताओ? ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, सबसे पहले मैं तुमको ये सेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 163 समझो, सेक्शन 163, सेक्शन 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या कहता है? कहता है कि ये जो डायरेक्टर का पैनल होता है ना, ये जो डायरेक्टर का पैनल होता है, डायरेक्टर का पैनल, ये जो डायरेक्टर का पैनल होता है, इस डायरेक्टर के पैनल में बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, बहुत सारे कौन बैठते हैं दोस्तों? बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, ठीक। अब इन डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है बाय शेयर होल्डर, शेयर
होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं इन डायरेक्टर्स को। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है इन डायरेक्टर को, ठीक है, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है इन डायरेक्टर को। अब समझो एक कंपनी में किन किन प्रकार के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ये पकड़ लो ग्रुप ए, जिसके पास कंपनी का 60% शेयर्स है, पकड़ ले ये ग्रुप ए, ये बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, 60% शेयर्स इन्हीं के पास है, ग्रुप ए, ठीक। पकड़ ले ये है ग्रुप बी, इसके पास 30% शेयर होल्डर्स है कंपनी का, ठीक है। ये है ग्रुप सी, जिसके पास 20% शेयर्स है, ठीक है, 20% शेयर्स है कंपनी का, मतलब ये 30% वाले शेयर होल्डर, ये 20% वाले शेयर होल्डर, 60% वाले शेयर होल्डर, ठीक। अब तुमको एक चीज पता है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डायरेक्टर अपॉइंट होता है। किस रेजोल्यूशन से? ये जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट जो होता है ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंट होता है ना। अड्डा, अड्डा में आता है, तुमको पता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, पहला। अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिर्फ चार ही टाइम पे यूज़ होता है, वो अड्डा में यूज़ होता है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अड्डा में यूज़ होता है, ठीक है। ये अड्डा वाले पास करना है तुमको, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, ठीक है, फिर तुम्हारा डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ठीक है, ये सारा जो है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए तुमको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी, SIMPL, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है अगर मोर देन 50% अगर वोट मिल जाए तुमको, मोर देन 50%, पकड़ ले 51% वोट मिल गया, 51% शेयर होल्डर्स ने वोटिंग कर दिया, तो तुम्हारा रेजोल्यूशन पास हो जाता है। कोई भी डायरेक्टर को तुम अपॉइंट कर सकते हो अगर 51% तुमने वोटिंग डाल दिया है, ठीक है। अब पकड़ लो कंपनी में 3 कैटेगरी के शेयर होल्डर्स है, ग्रुप ए में 60%, ग्रुप बी 30%, ग्रुप सी 20%। अब सुनो, ये जो डायरेक्टर्स बैठेंगे इनको अपॉइंट करने के लिए मेरे को सिर्फ 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होगा, तो पूरा का पूरा पावर तो ग्रुप ए के शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा ना। पूरा का पूरा पावर ग्रुप ए में जो शेयर होल्डर बैठे हैं, जो बड़े शेयर होल्डर 60% कंपनी का शेयर होल्ड करके बैठे हैं, ये चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को यही लोग अपॉइंट कर दे। बाकी जो ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। इनके पसंद का कोई भी डायरेक्टर जो है अपॉइंट ही नहीं हो सकता। इनके पसंद का कोई भी डायरेक्टर, क्या बताओ, अपॉइंट ही नहीं हो सकता। बताओ क्या? इनके पसंद का कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए सिंपल मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। तो ग्रुप ए के पास तो भैया हैवी शेयर होल्डर्स है, बड़े शेयर होल्डर्स है, यही चूज कर लेंगे कि पैनल में कितने डायरेक्टर्स बैठेंगे, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, यही तो डिसाइड कर लेंगे ना, जिसके पास 60% शेयर होल्डिंग है कंपनी का। है कि नहीं? बताओ, यस और नो। आंसर है यस। अब सुनो एक चीज, तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी को कैसे बचाए हम लोग? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन दे? इनके लिए कौन सोचेगा? ये छोटे वाले शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कह सकते हो इनको। क्या बताओ? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब छोटे वाले शेयर होल्डर। इनको कौन बचाएगा? इनको बचाने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहता है, ये कहता है कि तुम्हारे कंपनी में प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करके डायरेक्टर्स बैठेगा। इसका मतलब ये कि अगर पकड़ ले कंपनी में 6 डायरेक्टर बैठ रहा है, कितना डायरेक्टर टोटल डायरेक्टर है 6 डायरेक्टर बैठना है, तो 4 जो है ग्रुप ए अपॉइंट करेगा, 2 जो है तुम्हारा ग्रुप बी अपॉइंट करेगा, एंड ग्रुप एकदम छोटे वाले जो है 20 या 0 से 1 शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे तो 6 हो चुका है, तो इसको 7 कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? 7। तो ये एक डायरेक्टर जो है ये वाले अपॉइंट करेंगे। तो ग्रुप सी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डायरेक्टर आ गया, ग्रुप बी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायरेक्टर आ गए, एंड ग्रुप सी ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डायरेक्टर आ गए। इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बताओ फिर से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कितने प्रोपोर्शन में, ये जो ग्रुप्स में बटे हैं ना शेयर होल्डर्स, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्टर्स का। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इससे क्या हो गया कि ग्रुप ए को पूरा पावर नहीं दिया गया है। ग्रुप ए को कहा गया कि भैया भले ही तुम्हारे पास 60% शेयर होल्डिंग है, तुम सिर्फ और सिर्फ 4 ही डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, पूरा का पूरा पैनल को अपॉइंट करने नहीं देंगे, क्योंकि ग्रुप बी वाले जो शेयर होल्डर्स है इनके लिए भी तो भैया हम अपने को जगह रखना है ना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को शेयर होल्डर बिठाना है, ग्रुप सी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को शेयर होल्डर डायरेक्टर बिठाना है ना। तो इसलिए जो है ग्रुप ए से पूरा पावर छीन के
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पावर जो है, कंसेप्ट जो है कंपनी लॉ में लाया गया, सो दैट सारा का सारा पावर बड़े वाले शेयर होल्डर्स ना लेकर चले जाए, एंड सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन, सारे के सारे डायरेक्टर्स बड़े शेयर होल्डर्स ना डिसाइड कर ले, ना बिठा दे, इसलिए इसलिए हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट लाया अंडर सेक्शन 163। क्या ये समझ में आ रहा है? जितने प्रोपोर्शन में ग्रुप्स होंगे ना, उस प्रोपोर्शन में डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्रोपोर्शन डाला है, तो इसके हिसाब से जो है प्रोपोर्शनेटली हम लोग डिवाइड कर लेंगे, एंड देन 60% को 4 दे देंगे 30। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे बैच, तुम्हारे ये जो डायरेक्टर का बेंच है, इसमें कितने डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर्स है तो ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल में 60% जो है 15 डायरेक्टर है ना, पकड़ ले यार 15 डायरेक्टर है, सुन 15 डायरेक्टर अगर बिठा रहा है तो इसमें 60% डायरेक्टर जो है ये ग्रुप ए वाले अपॉइंट करेंगे, 15% से 30% डायरेक्टर जो है ये ग्रुप बी अपॉइंट करेंगे, एंड 15 डायरेक्टर जो है इनमें से 20% डायरेक्टर जो है ये ग्रुप सी अपॉइंट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना? इनको एकदम पूरा का पूरा इनको सेपरेट कर दिया, बोला कि इतना इतना तुम लोग करो डायरेक्टर को अपॉइंट, सो दैट अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। क्या ये समझ में आ रहा है? अब आता है कन्फ्यूजन। ये तो ईजी था, अब आता है कन्फ्यूजन। अब स्टूडेंट कहेगा सर हम लोगों ने सेक्शन 151 देखा है, सेक्शन 151 देखा है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या बताओ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्या बताओ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर यहां पर हम लोगों ने देखा है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा जो है डायरेक्टर के पैनल में बैठता है, डायरेक्टर के पैनल में बैठता है ना, डायरेक्टर के पैनल में बैठता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है दोस्तों? माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं बताओ? स्मॉल शेयर होल्डर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर, क्योंकि ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, माइनॉरिटी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर। तो स्मॉल शेयर होल्डर कौन है? वो है जिनके पास ₹20,000 का शेयर्स पड़ा है, टोटल इन्वेस्टमेंट उनका है 20,000 या फिर इससे नीचे, 20,000 या फिर इससे नीचे, 20,000 या फिर इससे नीचे, लेस देन या फिर इक्वल्स टू 20,000 रुपीस का उन्होंने शेयर, 20,000 शेयर्स नहीं, 20,000 रुपीस का वर्थ ये मैंने रुपी साइन दिया है ना, वर्थ 20,000 रुपीस का शेयर। ये है छोटे वाले, एकदम छोटे वाले शेयर होल्डर, एकदम स्मॉल शेयर होल्डर। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से बंदा बैठता है, उसको कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर से अलग कैसे है? अगर हमारे पास सेक्शन 151 में स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट करने का पावर था, तो हम लोगों ने सेक्शन 163 क्यों इंट्रोड्यूस किया? अब समझो, स्मॉल शेयर होल्डर क्या ये 30% वाले लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है नहीं। 20% वाले लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है शायद नहीं, क्योंकि ये जो 20,000 का शेयर लेके तुम कैटेगरी 3 में भी, सी में भी नहीं आते हो, ये है फैक्ट। तुम तो और छोटे वाले हो, ये तुम ग्रुप डी वाले हो। ये तो स्मॉल शेयर होल्डर, स्मॉल जो है ना, ये ग्रुप डी वाला एकदम कम 20,000 रुपये का शेयर वो खरीद के रखा है। समझ में आ रहा है? और एक डिफरेंस तुमको बताता हूँ मैं, कि तुम जो है ना, तुमको एक ही रिप्रेजेंट करके बैठने के लिए तुमको दिया जाएगा, कितना बताओ? एक ही, मतलब एक ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठेगा, एक ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बैठेगा, है कि नहीं? बताओ यस और नो। हाँ जी, यस और नो, एक ही शेयर होल्डर जो है बैठने वाला है वहां पे। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पता है कितने डायरेक्टर्स तुमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है? कितने डायरेक्टर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले रहेंगे? टोटल 2/3। तुम्हारे कंपनी का जो जितना भी टोटल डायरेक्टर है ना, टोटल डायरेक्टर है, उसका 2/3 डायरेक्टर जो है क्या रहेगा? हाँ जी बताओ। 2/3 डायरेक्टर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर बैठेंगे, ठीक है? 2/3 डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर बैठेंगे। क्या है समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस समझ में आ चुका है? 2/3 तो ज्यादा नंबर है ना, 2/3, और यहाँ पे तो सिर्फ एक डायरेक्टर,
समझ में आ रहा है। और 2/3 यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कंपनी में अलग अलग ग्रुप्स होंगे ना, मेरे को ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, इसको 1 डायरेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डायरेक्टर, इस प्रकार से। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अब हम लोग यहाँ से करेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों, और इसको ना बहुत बारीकी से समझना है। एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो स्मॉल शेयर होल्डर लिखना है 151, और माइनर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पूछ लेने से 163 लिखना है, 151 नहीं, याद कर लेना, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, an optional overriding section allowing minority shareholders to have a voice on the board। यहाँ पे minority directly mentioned है, minority shareholder। वहाँ पे 151 में minority नहीं, small shareholders हम लोग उसको कहते, क्या बताओ, small shareholders। यहाँ पे minority और वहाँ पे small, याद रखना, ठीक है। to have a voice on the board of directors, the overriding power। ये क्या कहता है सेक्शन, notwithstanding anything contained in this act। इसका मतलब इस कंपनीज एक्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, इस कंपनीज एक्ट में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, इट ओवरराइड्स अदर सेक्शंस इंक्लूडिंग इंडिविजुअल वोटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 162। मतलब सारे सेक्शन को ओवरराइड कर देता है। क्या बताओ, सारे सेक्शन को ओवरराइड कर देता है, इंक्लूडिंग सेक्शन 162। क्यों 162 में क्यों आ गया सर यहाँ पे? 162 क्या कहता है? 162 कहता है कि तुमको एक डायरेक्टर पास करने के लिए सिंगल तुमको वोटिंग करना होगा, है ना। एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो सिंगल वोटिंग करना होता है। यहाँ पे तुमको लिखे सिंगल रेजोल्यूशन पास करके सिंगल अलग अलग से वोटिंग करना होता है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन सेक्शन 163 क्या कहता है, जैसे ये तुम्हारा ये 30% वाले हैं ना, ये जो 30% वाले हैं, इनको अपना वोट्स मिला के, इनको अपने वोट्स को एक साथ मिला के 2 डायरेक्टर वो एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2 डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट कर सकता है। और ये जो ग्रुप ए वाले हैं 60% वाले, ये अपने सारे वोट्स को एक साथ मिला के 4 डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं। वो लोग 4 डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब सेक्शन 162 जो कहा है उसको ओवरराइड कर देता है सेक्शन 163, ठीक है, ओवरराइड कर देता है, उसको क्रश कर देता है सेक्शन 162, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, या फिर जो कुछ सेक्शन 162 में लिखा हो। देखो क्या है, बोले कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द ऑप्शन मस्ट बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द कंपनीज आर्टिकल। अच्छा, ये जो सेक्शन 163 वाला ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी को, जो भी कंपनी है रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी, उनको अपने आर्टिकल्स में ये मेंशन करना होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर बैठ सकते हैं। अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है तो तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का डिमांड नहीं कर सकते कंपनी से। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है तब जाके तुमको क्या पावर मिलेगा, शेयर होल्डर्स को क्या पावर मिलेगा कि कम से कम 2/3 डायरेक्टर जो बैठेंगे ना उसको अपॉइंट किया जाएगा वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इफ अडॉप्टेड, नॉट लेस देन 2/3 डायरेक्टर ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स मस्ट बी अपॉइंटेड वाया दिस मेथड। वाया इस मेथड से 2/3 डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे हम लोग वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है समझ में आ रहा है? क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये अपनी मर्जी से तुम कर सकते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? नहीं, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। अच्छा, मेथड ऑफ वोटिंग, पहला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये तो अलाउड है। शेयर होल्डर्स रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव वोटिंग भी यहाँ पे अलाउड है। शेयर होल्डर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑल देयर वोट्स, ठीक है, ऑन अ सिंगल कैंडिडेट, सारे वोट्स को मिला के वो वोट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अदर मेथड, एनी अदर सिस्टम दैट इंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एनी अदर सिस्टम दैट इंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो, ये हो चुका है क्यूमुलेटिव वोटिंग, तुमको समझ में आ चुका है सारे शेयर होल्डर्स के पावर। ये ग्रुप बी वाले जो शेयर होल्डर्स है ना 30% होल्ड करके बैठे, सारे शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर होल्डिंग का जो पावर है वो मिला के, समझ में आ रहा है, वो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने जा रहे हैं। इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव वोटिंग। दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है।
चलो ये समझ में आ चुके। अब देखेंगे अपॉइंटमेंट साइकिल। अपॉइंटमेंट साइकिल मतलब अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शंस आर मेड वंस इन 3 years। दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटिंग द बोर्ड। मतलब एवरी 3 year ये इस प्रकार का वोटिंग होता है, एवरी 3 year के इंटरवल में, ठीक। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। एनी कैजुअल वैकेंसी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर, ठीक है। मतलब पकड़ ले तेरा, तूने जो अपना ये माइनॉरिटी डायरेक्टर को बिठाया था ना, ये मर गया, एक्सपायर हो गया, तो ये मर जाना, एक्सपायर हो जाना, अचानक से इस्तीफा दे देना, ये क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसी। जब भी कैजुअल वैकेंसी होता है, हम लोगों ने क्या सीखा है कैजुअल वैकेंसी में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है कैजुअल वैकेंसी में, जब भी कैजुअल वैकेंसी होता है सबसे पहले कंपनी का जो डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट कर देंगे किसी एक बंदे को, ठीक है, तुमको फिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बंदा कौन सा है, माइनॉरिटी वाला बंदा है, ठीक है। ये तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ना। अब क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, डायरेक्टर ही अपॉइंट कर देगा इसको, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी हो चुका है। अब अपॉइंटमेंट करने के बाद शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा। नेक्स्ट जब मीटिंग होगा ना, जनरल मीटिंग, वहाँ पे इसका अप्रूवल लेना हो, क्या ये बैठ सकता है कि नहीं। अगर नहीं तो किसी दूसरे को बिठाओ अपॉइंट करके। क्या ये समझ में आ रहा है। और ये अप्रूवल कौन देगा, शेयर होल्डर्स देंगे जनरल मीटिंग में, ठीक। समझ में आ रहा है। चलो ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि सेक्शन 163 एंड 151 के बीच में जो हल्का सा बारीक डिफरेंस है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टू सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बताओ, हम लोग देखेंगे सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन है। इसमें से हज़ारों बार क्वेश्चंस बने हैं, इस बार भी बन सकते हैं, दिसंबर एंड जून अटेम्प्ट में आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 27, 28 जब भी तुम पढ़ रहे हो कंपनी लॉ, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मतलब कोई भी जो डायरेक्टर है वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डिस्क्वालीफाई। अब ये जो डायरेक्टर है या तो ये बनना चाहता है डायरेक्टर या फिर ऑलरेडी डायरेक्टर है, ठीक है। ये या तो ऑलरेडी डायरेक्टर है, किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, या फिर वांट्स टू बी अ डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टर है या फिर वो डायरेक्टर बनना चाहता है, अगर सेक्शन 162 में जो कुछ भी लिखा है इनमें से कोई भी एक लाइन अगर अट्रैक्ट कर लिया इस बंदे ने, तो इसका शनि चढ़ जाएगा इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि इसको जो है क्या करेगा बताओ, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसको इस्तीफा देना होगा अपने पोजीशन से। अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टर है तो उसको इस्तीफा देना होगा, अगर वो ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है तो वो डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता। वाना बी डायरेक्टर है ना, वाना बी डायरेक्टर है तो वो बन नहीं सकता, सिंपल चीज़ ये है। देखो डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर 3 सबसेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुली तुमको समझना है। सबसेक्शन है 164(1), 164(2) एंड 164(3). तीनों को बहुत अच्छे से याद करना है तुमको। 161, 164(1), 164(2), 164(3). सबसे छोटा है 164(3). ये बहुत ही इजी है, लेकिन सबसे याद करने वाला है सबसे 1 एंड 2। अब देखो सिंपल चीज मैं तुमको बताता हूँ। देखो एक है पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, कि पर्सनली तुम कब डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। दूसरा आता है कंपनी रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशंस। दूसरा होता है क्या बताओ, कंपनी रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। एक होता है पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा होता है कंपनी रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन। कंपनी रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन, अब इसको समझो बहुत अच्छे से दोस्तों, ठीक है। देखो पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन में क्या होता है, तुम्हारा पर्सनैलिटी दिखा जाता है। देखो अगर तुम पागल इंसान हो, अनसाउंड माइंड, जो मैं मार्क करा रहा हूँ ना, इसी को याद रखना है और इसी को बारीक से याद रखना है, एकदम नहीं भूल सकते, ठीक है। यू कांट राइट अनसाउंड माइंड की जगह तुम नहीं लिख सकते मैड पर्सन, ऐसे नहीं लिख सकते एग्जामिनेशन में। मैड पर्सन नहीं, तुमको लिखना है अनसाउंड माइंड, ठीक है। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अच्छा सर अनसाउंड माइंड मतलब पागल इंसान, ठीक है, पागल इंसान। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, इसका मतलब ये कि तुम इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए जा चुके हो, ठीक है। ये एंड एप्लीकेशन तुम्हारा पेंडिंग है। क्या बताओ, एप्लीकेशन तुम्हारा पेंडिंग है। या तो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट या फिर अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग। अब दोनों का मतलब समझाता हूं, दोनों इंटर रिलेटेड है, सिंपल चीज है। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब तुम इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए जा चुके हो। दूसरा है अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, मतलब तुमने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया, पेंडिंग है,
इसका मतलब इंसॉल्वेंट क्या होता है? दोनों में इंसॉल्वेंसी देखो, इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि तुम्हारा लाइबिलिटी जो है ये ज़्यादा है तुम्हारे एसेट से, ठीक है, तुम्हारे लाइबिलिटीज तुम्हारे एसेट से ज़्यादा है, तब जाके कहा जाता है तुम इंसॉल्वेंट हो चुके हो, या तो तुमने इंसॉल्वेंट हो चुके तुम, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब तुमने, तुम्हारा इंसॉल्वेंसी चल रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हुए हो अभी तक भी, तुम्हारा लाइबिलिटी ज़्यादा है तुम्हारे एसेट्स से, तो तुम, ठीक है, तुम्हारा लोन ज़्यादा है, तुम्हारे जितना भी एसेट है ना उससे ज़्यादा तुम्हारा लोन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो तुम्हारा लाइबिलिटी, प्रॉपर टर्म में कहा जाता है लाइबिलिटी ज़्यादा है तुम्हारे एसेट से, तो वो जो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट इंसान। अब अनडिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? अनडिस्चार्ज मतलब अभी तक तुम अनडिस्चार्ज नहीं हुए हो, ठीक है, अभी भी तुम इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। जैसे एडमिट होता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है, वो वाला डिस्चार्ज मतलब घर जा सकते हो, एडमिट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना, मतलब ये अभी एडमिटेड इंसॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये अनडिस्चार्ज हुआ नहीं है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक। और ये है अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। अब ये जो इंसॉल्वेंसी, जब भी तुम्हारा लाइबिलिटी तुम्हारे एसेट से ज़्यादा हो जाता है ना, तुम अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कैसे करोगे? तुम प्रोटेक्शन कैसे लोगे लॉ से? तुम कोर्ट में अप्लाई करते हो, कहते हो कि भैया हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मेरा लाइबिलिटी मेरे एसेट से ज़्यादा है, आप मुझको इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, तब जाके तुमको प्रोटेक्शन मिलता है कोर्ट से। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब कोई तुम्हारा माथा नहीं फोड़ देगा, तुम्हारा लोन वाले आके तुम्हारा माथा नहीं फोड़ देगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर लोन वाले ने तुमको लोन दिया है और तुम लोन नहीं रिपे कर पा रहे हो, तो तुम क्या बन जाओगे बताओ ना? तुम बेड इन्वेस्टमेंट बन जाओगे ना। लोन वाले इंसान ने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है लोन देकर, तुम्हारा बेड इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है इंसॉल्वेंट। तुम इंसॉल्वेंट अगर हो चुके, कोई भी डायरेक्टर वो इंसॉल्वेंट है या फिर उसने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट से घोषित करने के लिए अपने आप को, उसका पेंडिंग चल रहा है, तो दोनों केसेस में तुम डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। फिर आता है कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंसेस। सबसे ज़्यादा ऑफेंस वाला था है मॉरल टर्पिट्यूड वाला। मॉरल टर्पिट्यूड शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, देखूँ मैं, नहीं, सबसे पहले जो लिखा है मैं वो बता देता हूँ। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तुम 6 साल से ज़्यादा सेंटेंस्ड हो चुका है तुम्हारा, मतलब जेल में गुजार चुके हो 6 साल से ज़्यादा, तो तुम क्या बन चुके हो बताओ? तुम क्या बन चुके हो? डिस्क्वालीफाइड। 6 साल से ज़्यादा तुमने जेल में जो है बिताया है, तो तुम बन चुके हो डिस्क्वालीफाइड। समझ में आ रहा है? कन्विक्ट हुए हो 6 साल से ज़्यादा के लिए, तो तुमको अभी से डायरेक्टरशिप के लिए तुमको निकाल देंगे कंपनी से, क्योंकि तुम अभी जेल जाने वाले हो। 6 साल वहीं पे तुमको गुजारना है। बार पीरियड 5 ईयर्स आफ्टर सेंटेंस एक्सपायरी। इसका मतलब ये कि पकड़ ले किसी इंसान को 6 साल का जेल हुआ है, मोर देन 6 साल, सॉरी नॉट 6 साल, मोर देन 6 साल का मतलब 7 साल का पकड़ ले जेल हुआ हो, मतलब मोर देन 6 साल 7 साल नहीं होता दोस्तों। इसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, मैं तुमको कंप्लीटली एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ कि 6 साल 1 महीना भी हो जाए, ठीक है, तुम इंसॉल्वेंट, तुम मतलब डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक। अब देखो, इसको समझना है, ये तुम्हारा सेंटेंस है, तुमने जेल में गुजारे ये टाइम, इसके बाद तुम निकले वहाँ से। अब 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, 5 साल तुमको वेज खाना है पूरा, ठीक है, एकदम क्लीन रहना है। 5 साल के बाद तुम फिर से डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल बन जाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। बार पीरियड रहता है 5 साल का आफ्टर सेंटेंस। अगर कोई भी इंसान 7 साल जेल जा चुका है, 7 साल, ठीक है, मोर देन 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स फिर उससे ज़्यादा जेल तुम जा चुके हो, सेंटेंस मोर देन 7 ईयर्स का जेल तुम्हारा हो चुका है दोस्तों, तो तुम परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। तुम्हारा कूलिंग पीरियड कुछ नहीं रहता, तुम जिंदगी में कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। 7 ईयर्स परमानेंट लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तुम्हारा, तो तुम कभी भी नहीं बन सकते हो। तो सिंपल चीज़ है, एग्जामिनेशन में बोल दिया कि 7 साल के लिए बंदा जेल गया, क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? 5 साल का कूलिंग पीरियड लेकर, मतलब वो सेंटेंस कटाने के बाद 7 साल कंप्लीट होने के बाद 5 साल पूरा वेज खा के उसके बाद क्या वो फिर से डायरेक्टर बन सकते हैं? आंसर है नो। क्योंकि 7 साल एक बार तुम जेल चले गए या फिर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए तुम जेल चले गए, तो भैया तुम्हारा हो गया डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ टाइम, तो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर आता है कोर्ट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर इन फोर्स, मतलब तुमको कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाइड घोषित किया है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है रीज़न, कुछ भी हो सकता है। अब हज़ारों रीज़न हो सकता है कि कोर्ट ने तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, जज ने तुमको बोला कि भैया तू आज से डायरेक्टर बनने के लिए काबिल नहीं है, तू डिस्क्वालीफाइड है, ऐसा करके वो ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर में तो जज नहीं कहेगा कि भैया क्या कि ये रीज़न है, जज कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, तो तेरे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद है अनपेड कॉल्स अनपेड। रुक जाए एक सेकंड,
हाँ ये है अनपेड कॉल्स मोर देन 6 महीना हो चुका है, मोर देन 6 महीना हो चुका है। अनपेड कॉल्स का मतलब क्या है? तू डायरेक्टर है, इसका मतलब ये भी है कि तूने कंपनी में शेयर खरीद के रखा है। अब शेयर खरीद के रखा है कंपनी, कॉल मनी, तो तेरे को कॉल किया मनी के लिए, है ना? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल याद आ रहा है कि नहीं भैया? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है? अकाउंट्स में नहीं पढ़ते हो क्या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल? तो ये जो कॉल मनी है ये तुमने भरा नहीं है, 6 महीना हो चुका है। तो भैया तू कैसा इंसान है? तो कंपनी का डायरेक्टर है, तू कॉल मनी पेमेंट नहीं किया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक है 6 महीना हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो तेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डायरेक्टर बनने के लिए तू काबिल नहीं है। तू डायरेक्टर बन के कंपनी का पैसा कंपनी को नहीं दे रहा है, तो तेरे को कैसे हम लोग डायरेक्टर बना ले? क्या ये समझ में आ रहा है? ये है अनपेड कॉल, ठीक है? उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188 विद इन लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल का तेरा रिकॉर्ड, तो डायरेक्टर बनना चाहता है, देख तू नया वाला इंसान है, तू डायरेक्टर बनना चाहता है, तो तेरा 5 साल का रिकॉर्ड देखेगा। अगर 5 साल में किसी भी टाइम तू तेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है कंपनी के साथ, 188 कवर हो जाता है। तो 188 जब हम लोगों ने 188 पढ़ना है तब पढ़ेंगे। अब तुमको सिर्फ ये याद करना है कि 188 का मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से तुम कन्विक्ट हुए हो। अगर कन्विक्ट हुए हो, 188 अट्रैक हो गया, ठीक है, तो पिछले 5 सालों में तब भी तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, तुम डायरेक्टर बन नहीं सकते, ठीक है? तुम्हारा 5 साल क्लीन होना होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देख डिन नॉन कंप्लायंस, तेरे पास डिन नहीं है तो डायरेक्टर कैसे बनेगा? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन ये नहीं है, मेन नहीं है, लाइसेंस नहीं है तेरे पास डायरेक्टर बनने के लिए, तो तू डायरेक्टर कैसे बनेगा? सिंपल चीज ये समझ में आ रही है। फिर है डायरेक्टरशिप लिमिट, लिमिट क्रॉस कर दिए तूने दोस्तों। अच्छा लिमिट जो है मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला, लिमिट के लिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जाएंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये आता है लिमिट सेक्शन 165। इसमें मैं तुमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कितने कंपनीज में, तो तुम एक इंसान कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, उस लिमिट को तूने क्रॉस कर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये था पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आता है कंपनी के अंदर रह के डिस्क्वालीफाई होना। इसका मतलब ये देखो, डिफॉल्ट बाय कंपनी वेयर पर्सन इज वाज द डायरेक्टर। कंपनी ने डिफॉल्ट किया, जिस कंपनी में तुम डायरेक्टर थे उस कंपनी ने डिफॉल्ट किया। फिर से सुनो, ये है कंपनी का डिफॉल्ट, जिस कंपनी में तुम डायरेक्टर बने हो उस कंपनी ने कुछ रूल्स तोड़ा है, तब जाके तुमको हम डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। क्योंकि डायरेक्टर कौन होता है? वही है, वही स्टीयरिंग संभालता है, वही जो है शिप का कैप्टन रहता है, वही चलाता है पूरा शिप को, पूरे कंपनी को, है ना? तो डायरेक्टर जो है, तुम्हारे कंपनी ने कोई बवाल अगर किया है तो तुमको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बवाल में क्या क्या आता है देखो, फाइलिंग डिफॉल्ट, तुमने फाइलिंग नहीं किया, नो फाइलिंग स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 3 साल से तुमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है? नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, पिछले 3 साल कंटिन्यूस 3 साल से तुमने अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, नहीं फाइल किया है आरओसी के पास, तो भैया तुमको तुम किस प्रकार के डायरेक्टर हो भैया? 3 साल हो चुका है, तुमने अपने एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एवरी ईयर करना होता है वो तुमने नहीं भरा है, आरओसी को नहीं दिया, तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तुम डायरेक्टर बनने के लिए लायक नहीं हो। उसके बाद आता है रीपेमेंट डिफॉल्ट, फेल टू रीपे डिपॉजिट, इंटरेस्ट, रिडीम डिबेंचर, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड फॉर 1 ईयर और मोर। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तुमने डिपॉजिट का फेलियर हुआ है, तुमसे डिपॉजिट रीपे नहीं कर पाए, तुम इंटरेस्ट पेमेंट करना था वो नहीं कर पाए, रिडीम करना था डिबेंचर्स वो नहीं कर पाए, इंटरेस्ट देना था वो नहीं कर पाए, डिविडेंड देना था नहीं कर पाए। 1 साल हो चुका है, फॉर 1 ईयर और मोर, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा, तो तुमको हम लोग क्योंकि डिविडेंड वगैरह बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है दोस्तों, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तुमको देना ही होता है। तुमसे ना हो पा रहा है, तुम डिविडेंड डिक्लेयर ही मत करो, लेकिन तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन तुमने पेमेंट नहीं दिया, तो 1 साल हो चुका है या फिर उससे ज़्यादा, तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद लास्ट आता है द कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी और अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कंपनी फॉर 5 ईयर्स। तो अगर तुमने कंपनी में रहते हुए डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लिया तो तुमको सेम कंपनी में या फिर किसी अदर कंपनी में हम लोग डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, कम से कम 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए तुमको डायरेक्टर बनने ही नहीं देंगे हम। सिंपल चीज़ ये है, ठीक है? उसके बाद बन सकते हो 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद। न्यू डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 months फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट टू रेटिफाइड डिफॉल्ट, मतलब नया डायरेक्टर है,
एकदम नए डायरेक्टर, उसको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, तो नए डायरेक्टर को 6 महीने का छूट रहता है, उसके बाद तो उसको ओल्ड डायरेक्टर ही घोषित किया कर दिया जाता है, ठीक है। क्रूशियल प्रोविजन, द 6 मंथ ग्रेस पीरियड, ये ग्रेस पीरियड रहता है फॉर तुम्हारा नया वाला डायरेक्टर। न्यू डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी, जो कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है उसमें नया डायरेक्टर है, नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 मंथ फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट टू रेक्टिफाई डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या कि तुम समझो एक चीज, ये डिफॉल्ट किया है कंपनी ने, ठीक है। अब ये जो डिफॉल्टिंग कंपनी में तुम नए डायरेक्टर को लेकर आए, न्यू डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 मंथ फ्रॉम अपॉइंटमेंट डे टू रेक्टिफाई डिफॉल्ट्स, ठीक है। अब ये जो नया डायरेक्टर आया है, ये तो अभी आया है ना, ये तो अभी आया है, कंपनी डिफॉल्ट कर रहा है पिछले 2 साल से, ठीक है। तो नए डायरेक्टर को 6 महीने का छूट है, 6 मंथ का छूट है, बोला कि 6 महीने तुमको काउंट नहीं करेंगे हम, 6 महीने तुम्हारा पूरा क्लीन पीरियड है, तुम अपने कंपनी का सारा डिफॉल्ट जो उसको ठीक करो 6 महीने के अंदर अंदर, वरना तुम्हारा टाइम पीरियड हम लोग काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये काउंट वाला क्या स्टार्ट करना है सर, ये जो यहाँ पे लिखा है ना 3 साल, ठीक है, 3 साल 1 साल, ये स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है, क्या है, समझ में आ रहा है। चलो, लास्ट में आता है एडिशनल। अब देखो एडिशनल ये डिस्क्वालिफिकेशन है, प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी से, मतलब प्राइवेट कंपनी तेरा बाप का दुकान, ठीक है, प्राइवेट कंपनी तुम्हारे पापा जी का दुकान, ठीक। प्राइवेट कंपनी में भैया हम से रूल बनाएंगे ना, कंपनी लॉ तो रूल बनाएगा ही, हम भी रूल बनाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी में अलग से तुम रूल बना सकते हो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, कि किसी भी डायरेक्टर को तुमको डिस्क्वालीफाई करना है तो तुम अलग से रूल बना के लगा सकते हो। यही बात है सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 में यही लिखा है, ठीक है। AOA ऑफ अ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड फॉर एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर सकता है, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा बवाल, ठीक है। अच्छा, द अपील रूल, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर D, E and G इन सेक्शन 164(1), मतलब ये 164(1) कहाँ पे, D ये वाला, D, फिर D E and G, D E F नहीं, G, इसके बारे में लिखा है, देखो क्या लिखा है, कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ एन अपील पिटिशन इज फाइल्ड। अगर तुमने अपील किया ऑर्डर के अगेंस्ट, तुमको डिस्क्वालिफिकेशन वाला ऑर्डर मिल चुका है, तुमको डिस्क्वालिफिकेशन वाला ऑर्डर मिल चुका है, मतलब साल के ऊपर के लिए तुमने जेल गए ना। अब जेल का ऑर्डर कौन देता है, जज। अब जब भी ऑर्डर आया तो तुम अपील करोगे ना उसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट तुम अपील कर दोगे, ऊपर हायर कोर्ट में अपील कर दोगे। अब कंपनी को तुम कहोगे सर मैंने तो अपील किया है, मेरे को जज ने जजमेंट सुनाया है कि मैं कन्विक्टेड हूँ 7 इयर्स वाला, कन्विक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपील तो किया है ना सर। अब तो अगर अपील कर भी दिए हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, तुम डिस्क्वालीफाइड हो। कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ एन अपील या फिर पिटिशन इज फाइल्ड, समझ में आ रहा है। हाँ जी, तुमने अपील किया है, तुमको जजमेंट आ चुका है, तुम्हारे खिलाफ जजमेंट आ चुका है दोस्तों, तुमको 6 साल के ऊपर के लिए जेल जाना है, तुमको 7 साल के ऊपर के लिए जेल जाना है, तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो, है ना। अब तुम कहोगे कंपनी को मैंने तो अपील किया है, तो कंपनी थोड़ी वेट करेगा तुम्हारा अपील का जजमेंट आने के लिए, तुमको पहला जजमेंट से तुमको निकाल देगा। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ चुका है, तो तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो आगे आने वाला है इसमें से सेक्शन 165 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के जो सेक्शंस है ना ये एकदम बकवास सेक्शंस है, ये तुमको घर में रीड करना है, क्या करना है मैं तुमको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सेक्शन देख, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप क्या कहता है कि एक इंसान कितने कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठ सकता है, तो टोटल है 20, टोटल है 20, इसको याद रखना है। कितने कंपनी में बन के बैठ सकता है दोस्तों, टोटल है 20 कंपनी में एक टाइम पे सेम टाइम पे 20 कंपनी में एक इंसान डायरेक्टर बन के बैठ सकता है। अब इन 20 कंपनी से मैक्सिमम कितने पब्लिक कंपनी में बन के बैठ सकता है, कैनॉट एक्सीड 10, 10। इसको सर और अच्छे से एक्सप्लेन को करूंगा, पहले प्रोविजन देख ले। उसके बाद कहा गया है कि ये जो कहा गया मैक्सिमम 10, ठीक है। अच्छा, इसको मैं तेरे को यहां से समझा देता हूं, देख ये है राम,
इसका बचपन से शौक था वो कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। वो चाहता था 100 कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठेगा, 100 कंपनी में, 100 कंपनीज में वो डायरेक्टर बन के बैठेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट ने कहा इसको, कंपनीज एक्ट ने कहा इसको, सुन भाई, तू टोटल 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 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन के बैठ सकता है। अब इस 20 कंपनीज में भी लिमिट दे दिया, बोला कि 20 कंपनीज में से 10 कंपनी तू पब्लिक कंपनी में बन सकता है। मतलब अगर तू पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो मैक्सिमम कितना पब्लिक कंपनी में तू डायरेक्टर बन सकता है? 10। तो तू 10 कंपनी में यहाँ पे पब्लिक कंपनी में बन गया और बाकी का प्राइवेट कंपनी में बन जा, ठीक है, बाकी का प्राइवेट कंपनी में बन जा, बाकी 10 तू प्राइवेट कंपनी में बन जा। और फिर राम ने कहा सर मेरे को पब्लिक कंपनी में बनना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ प्राइवेट कंपनी में बनना है। तो कंपनीज एक्ट ने कहा तो तू पूरा का पूरा 20 प्राइवेट कंपनी में बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम कितने, अगर तुमको क्वेश्चन कोई किसी ने पूछा कि मैक्सिमम कितने प्राइवेट कंपनी में तू डायरेक्टर बन सकता है, तुम बोलोगे 20 प्राइवेट कंपनी में तू डायरेक्टर बन के बैठ सकता है। और किसी ने पूछा कितने पब्लिक कंपनी में बन सकता है, वो है मैक्सिमम 10। इस 10 के साथ तू और 10 मिला के प्राइवेट कंपनी में बन जा, और 10 ऐड हो सकता है, ऐड। टोटल नंबर कितने कंपनीज में बन सकते हैं? 20, इन टोटल 20, ठीक है। इसमें से प्राइवेट 20 के 20 बन सकता है प्राइवेट कंपनी में, अगर पब्लिक में जाना तो 10 पब्लिक कंपनी में तो बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और टोटल कितना हो सकता है? 20। अब तेरे को मैं एक फंडा बताता हूँ, सुन। पब्लिक कंपनी का कोई अगर सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है। सब्सिडरी कैसे बनता है? 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिया इस पब्लिक कंपनी ने, ये बन गया तुम्हारा सब्सिडरी, है ना। ये एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर तू सोच रहा है कि इस प्राइवेट कंपनी को हम लोग प्राइवेट मानेंगे, आंसर है नहीं। क्यों? मैं तुमको समझाता हूँ। तुमको टोटल कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो पब्लिक कंपनी में, ये बता दो। 10। इस 10 में ना इस पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी इंक्लूड होता है। इसका मतलब ये कि तू अगर 10 पब्लिक कंपनी में एज अ डायरेक्टर बन के बैठा है और तू सोच रहा है कि अब तो मैं, मेरे पास और 10 अभी लाइफ बचा है, और 10 कंपनी में बन सकता हूँ प्राइवेट कंपनी में, और तू इस पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडरी है इसमें बनना चाहता है, तो क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी का जो ये सब्सिडरी है ये एक प्राइवेट कंपनी, इसमें बनना चाहता है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो लिमिट है ना, उसमें इस प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंसिडर करेंगे। पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी जो है उसको हम लोग पब्लिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडियरी है इसको हम लोग पब्लिक, भले ही ये प्राइवेट हो, इसको हम लोग पब्लिक कंसिडर करेंगे। इसका मतलब कि तू यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि तेरा ऑलरेडी 10 हो चुका है। क्या है, समझ में आ चुका है? क्या है, समझ में आ चुका है? और शॉर्टकट से और बताता हूँ। टोटल कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20। इस 20 में से 10 पब्लिक एंड 20 के 20 प्राइवेट में बन सकता है। 20 के 20 प्राइवेट में बन सकता है, प्राइवेट कंपनी में बन सकता है। क्या समझ में आ रहा है? ये मैक्स लिमिट है, ये मैक्स लिमिट है, मैक्स लिमिट है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब तू 30 कंपनी में नहीं बन सकता, याद रखना। तू ये सोच रहा होगा कि मैं प्राइवेट 20 प्राइवेट में और 10 यहाँ पे पब्लिक है, तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे 20 + 10, 30 कंपनी में नहीं बन सकता भाई तू, क्योंकि अपर लिमिट ही 20 है। तो या तो तू प्राइवेट कंपनी के 20 के 20 को ज्वाइन कर ले, या तो तू पब्लिक 10 ज्वाइन कर और पब्लिक और प्राइवेट 10 ज्वाइन कर। क्या ये समझ में आ रहा है ना? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना पूरा? अच्छा सुन, अब पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडियरी है जो कि एक प्राइवेट है, इस केस में ये जो केस है ना, इस केस में हम लोग इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक मानेंगे। मतलब अगर तू पकड़ ले 9 कंपनी में 9 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर ऑलरेडी है, और इन पब्लिक कंपनी का कोई सब्सिडियरी है जो कि एक प्राइवेट है, इसमें भी अगर तू डायरेक्टर बन गया तो तेरा 10 का थ्रेशोल्ड मीट कर लेगा। तो 10 कंपनीज में, पब्लिक कंपनी में, भले ही ये जो सब्सिडियरी कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पब्लिक
मानेंगे और 10 का 10 तेरा थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये मैक्स पब्लिक का ये मीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये जो डॉर्मेट कंपनीज वगैरह होता है ना, डॉर्मेट कंपनीज क्या होता है सर? सेक्शन 8 डॉर्मेट कंपनीज, ये अलग अलग कंपनी जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। डॉर्मेट कंपनीज मतलब वो कंपनी जिसमें कोई काम धाम कुछ नहीं होता। डॉर्मेट कंपनी ऐसे ही पड़ा रहता है कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, ये होता है डॉर्मेट कंपनी। ये डॉर्मेंट कंपनी अगर है, सेक्शन 8 कंपनी अगर है, इसको हम लोग ना सीरियसली नहीं लेते। इसको हम लोग ये 20 की कैटेगरी में पकड़ते ही नहीं है। इनमें तुम चाहे 100 डॉर्मेंट कंपनी 100 सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठ जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी एक तो है चैरिटेबल कंपनी, एंड डॉर्मेंट कंपनी वो कंपनी जिसमें कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए होल्ड करके रखता है, ठीक। चल आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, धीरे से देखेंगे। A person cannot hold office as a director in more than 20 companies at the same time. पब्लिक कंपनी का लिमिट है आउट ऑफ 20 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज कैनॉट एक्सीड 10. व्हाट्स इंक्लूडेड? ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, डीम्ड पब्लिक कंपनीज। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप काउंटेड 2010 का लिमिट। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप मतलब अगर तू एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बन के बैठा है, नॉर्मल डायरेक्टर नहीं, ऑल्टरनेट, तब भी काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तब भी उसको हम लोग उस कंपनी को काउंट करेंगे। अब तू सोच, अब तू बोलेगा सर मैं तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन के बैठा हूँ, मैं रियल ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं तो ऑल्टरनेट। अब वो रियल ओरिजिनल डायरेक्टर जब आ जाएगा तब तो मैं निकल जाऊँगा। तब भी हम लोग कंसिडर करेंगे तू उस कंपनी का डायरेक्टर है, उस पब्लिक कंपनी को हम थ्रेशोल्ड लिमिट में घुसा देंगे। समझ में आ रहा है ना? बोला डीम्ड पब्लिक कंपनी। डीम्ड मतलब चाहे भले ही तू कोई और प्रकार का कंपनी हो, लेकिन फिर भी तुमको हम पब्लिक कंपनी मानेंगे। क्यों? प्राइवेट कंपनी इफ होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी काउंटेड इन 10। तो मैंने वहां पे सब्सिडरी बताया था, यहाँ पे याद रखना होल्डिंग भी आ जाता है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी, अगर एक, देख सुन, ये पब्लिक कंपनी है, इसमें तू डायरेक्टर बन के बैठा है, तो ये काउंट होगा कि नहीं? तेरे 10 वाला लिमिट में ये आ जाएगा, 1 रीच हो गया, ठीक है। अब इसका अगर कोई सब्सिडरी है या फिर इसका अगर कोई होल्डिंग है जो कि एक प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, ये भी एक प्राइवेट है, तो इस पब्लिक कंपनी में तू ऑलरेडी डायरेक्टर है, तो एक तो रीच हो गया, राइट। अब ये प्राइवेट कंपनी में भी अगर तू डायरेक्टर बनना चाहता है, इस वाले प्राइवेट कंपनी में भी तू अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, इसको हम लोग प्राइवेट के कैटेगरी में नहीं पकड़ेंगे, ये हम लोग पब्लिक के कैटेगरी में पकड़ेंगे। इसका मतलब टोटल जो 10 लिमिट था उसमें से तू 3 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन चुका है, भले ही ये प्राइवेट हो, इसको हम लोग पब्लिक घोषित करेंगे क्योंकि ये पब्लिक से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? इस पब्लिक का अगर कोई सब्सिडरी है, पब्लिक का अगर कोई होल्डिंग है, इसको भी, इसमें भी अगर तू डायरेक्टर बन रहा है तो इसको हम लोग पब्लिक घोषित करेंगे, भले ही वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। थ्रेशोल्ड लिमिट 10 के अंदर आ जाएगा वो। क्या समझ में आ रहा है? चल, व्हाट इज एक्सक्लूडेड? डॉर्मेंट कंपनीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज, ये फर्क नहीं पड़ता भाई। 1000 डॉर्मेंट कंपनी या फिर 1000 सेक्शन 8 कंपनी में आ जा, डायरेक्टरशिप में इसको पकड़ा नहीं जाता इनमें, ये तू रख सकता है, ठीक है। ये अब चैरिटेबल पर्पस के लिए तो डायरेक्टर बनता है यहाँ पे। राइट ऑफ मेंबर्स टू फर्दर रिड्यूस। अब ये जो 20 लिमिट अपर लिमिट है ना, मैक्स लिमिट है ना, इसको तू रिड्यूस कर सकता है। मेंबर्स चाहे तो इसको 2 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, मेंबर्स के मर्जी के ऊपर। इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकता, ऊपर नहीं बढ़ा सकता लिमिट को, लेकिन इसको कम ज़रूर कर सकता है। तो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई अ लेसर नंबर ऑफ कंपनीज, एग्जाम्पल 10 और 5, इन विच डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 20 का जो आंकड़ा है, 20 का जो आंकड़ा है, ये 20, ये 10, इनका जो आंकड़ा है ना, ये जो कंपनीज एक्ट ने बता रखा है, इससे कम इसको कमा सकता है मेंबर्स, ठीक। कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स नहीं, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स कमा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्योंकि शेयर होल्डर्स को लगता है कि भैया ये डायरेक्टर 20 कंपनी में काम करेगा तो हमारे कंपनी में ध्यान कब देगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करेगा, कम कर देगा। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे हम लोग। पेनल्टी भैया 2000 रुपये पर डे का लगेगा अगर तूने फुलफिल नहीं किया, मैक्सिमम लग सकता है 2 लाख। चल आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेक्शन 8 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये तुमको याद रखना है, इसको होमवर्क है ये। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का क्या काम रहता है? गुड फेथ में काम करना, एम्प्लॉय का भला, शेयर होल्डर का भला, कम्युनिटी का भला, इन्वायरमेंट का भला। ये भला भला जो चीज़ है भैया घर पे रीड करो, ठीक है। ये समझ में आ चुका है? फिर देख,
वेकेशन ऑफ ऑफिस, ये एकदम सिंपल चीज़ होता है। वेकेशन मतलब समझ, ठीक है, ये आंडू पांडू लोग नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे सर? वेकेशन का मतलब गोवा का ट्रिप नहीं, वेकेशन का मतलब पता है क्या होता है? हमारे ये जो कंपनी सेक्रेटरीज है ना, इनको पता है वेकेशन उनके लिए अच्छा वर्ड नहीं होता। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए वेकेशन अच्छा वर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेकेशन का मतलब होता है ऑफिस से लात मार के निकाल देना। देखो, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, इवेंट्स ट्रिगरिंग ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ डायरेक्टर का सीट, मतलब कोई कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जब जब तेरे को ऑफिस से लात मार के निकाला जा सकता है, ऑटोमेटिक निकाल देंगे तेरे को कंपनी से। तो ये वो घूमने वाला वेकेशन नहीं है, ये निकाल के फेंकने वाला वेकेशन है। कंपनी से तुमसे दरखास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्राउंड्स फॉर वेकेशन, पहला वन, डिस्क्वालीफाई हो गया तू सेक्शन 164 में तो तू निकल जाएगा, वेकेट हो जाएगा। दूसरा, एब्सेंट फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, देख साल में 12 महीने होता है। 12 महीने में अगर तू एक भी बोर्ड मीटिंग में ना आ पाया, 12 महीने में अगर तू एक भी बोर्ड मीटिंग में ना आ पाया तो तेरे को निकाल के फेंक देंगे हम लोग, ठीक है। ऑल मीटिंग, एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग ड्यूरिंग द 12th मंथ। सेक्शन 184 को तूने कॉन्ट्रावीन किया है, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 184 को तूने कॉन्ट्रावीन किया। अच्छा, सेक्शन 184 क्या होता है सर? सेक्शन 184 देख, 184 होता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का कोई किसी भी प्रकार का अगर इंटरेस्ट है, किसी भी मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, वहाँ पे अगर किसी प्रकार का एक इंटरेस्ट है, ठीक है, तो डायरेक्टर को उसको ना डिस्क्लोज करना पड़ता है। बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है? मेरा कितना कितना शेयर होल्डिंग है, मैं कहाँ कहाँ पे डायरेक्टर बन के बैठा हूँ, ये सब कुछ जो है ना, ये सब डिस्क्लोज करता है कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को। क्योंकि ये पता होना चाहिए कंपनी को तुम्हारा पूरा पता होना चाहिए, तुम कहाँ कहाँ डायरेक्टर बन के बैठे हो, क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, कितना कितना शेयर होल्डर कहाँ कहाँ पे होल्ड करके बैठे हो, समझ में आ रहा है? कहाँ किस किस के साथ एसोसिएशन बन के बैठा है तू, ठीक है, किस कौन कौन तेरे एसोसिएट्स है, ये सब कुछ तुमको बताना होता है कंपनी को। लेकिन एज अ डायरेक्टर अगर तुमने नहीं बताया कंपनी को तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, तुमको हम लोग कंपनी से निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि तुम छुपा रहे हो चीज़। फिर आता है फेलियर टू डिस्क्लोजर इंटरेस्ट, ये तो तेरा वही है, अगर कंपनी में जनरल मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में तेरा कोई इंटरेस्ट है और तुम नहीं बताया कि जनरल मीटिंग में जो कंपनी के साथ कंपनी का डील हो रहा है ना, उस कंपनी में तेरा भांजा बैठता है एज अ डायरेक्टर, तो ये डायरेक्ट इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो ये अगर इंटरेस्ट तुम डिस्क्लोज नहीं किए, ठीक है, कंपनी को अगर डिस्क्लोज नहीं किए, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी प्रीवियस वाले सेक्शन में। ये तुम्हारा ये है एक डायरेक्टर, ठीक है, ये है कंपनी ए का डायरेक्टर। कंपनी ए जो है कंपनी बी के साथ जो है कोई बिजनेस करना चाहता है, और कंपनी ए में तो एक डायरेक्टर नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर है। अब इनमें से एक डायरेक्टर का जो भांजा है ना, वो यहाँ पे बैठा है कंपनी बी में, तो एक डायरेक्ट इंटरेस्ट आ रहा है ना। कंपनी ए का जो ये वाला डायरेक्टर है, इसका एक इंटरेस्ट है इस वाले डायरेक्टर के साथ, है ना, एक रिलेशन है। तो ये तुमको बताना होता है मीटिंग में, डिस्क्लोज करना होता है। नहीं डिस्क्लोज किए तो तुम डिस्क्वालीफाइड बन जाते हो, ठीक है, तुमको विकेट कर देंगे ऑफिस से, तुम जानबूझ के छुपा रहे थे, ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर आके तो ऑर्डर, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तब भी तुमको निकाल सकते हैं। कन्विक्ट हुए हो 6 महीना से ज़्यादा का तुमने ऑफेंस किया है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 6 मंथ, ठीक है, तो तब भी तुमको हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे को देखना है, यहाँ पे शायद मैंने एक छोटा सा एरर हुआ है। ये 6 ईयर नहीं 6 मंथ है, इसको थोड़ा ये अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों। 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ याद रखना, 6 मंथ है ये, और ये है 7 ईयर, ये करेक्ट है, 7 ईयर करेक्ट है। कहाँ गया 7 ईयर? 6 मंथ है ये, 7 ईयर्स करेक्ट है। ये 6 मंथ रहेगा दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, ये मिस हो चुका है मेरे से। 6 मंथ होगा, नॉट 6 ईयर, ठीक है, 6 मंथ नॉट 6 ईयर, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा अगर तेरा अनपेड कॉल्स वगैरह है तो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पर भी 6 मंथ है, ठीक है, यहाँ पर भी 6 मंथ है। कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर 6 महीने से ज़्यादा तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। 6 महीने से ज़्यादा, नॉट 6 ईयर, ठीक है, 6 महीने से। तो 6, यहाँ पे 6 ईयर मैंने बताया था, ठीक है, तो इसमें 6 मंथ याद कर लेना है। 6 मंथ है मतलब 6 महीने से ज़्यादा का अगर तुमको किसी प्रकार का जेल हुआ हो तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ये 6 मंथ है,
ठीक है, चलो हो जाता है, कभी कभार हो जाता है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये तो हो चुका है। ये 6 महीने से ज़्यादा का तुमको कन्विक्शन मिला है तो तुम वैसे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, ठीक है। रिमूव्ड, या तो तुमको रिमूव कर दिया, डायरेक्टर्स ने ही रिमूव कर दिया तुमको, कंपनी की तुम्हारे शेयर होल्डर्स ने ही रिमूव कर दिया। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटेड ड्यू टू होल्डिंग ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट इन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम्हारा तुमको काम से निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पेनल्टी फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस, कितना लगता है, 1 लाख से लेकर 5 लाख। देख, मैनेजमेंट वैक्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ ले। ऐसा भी सोच सकता है ना तू कि अगर बाई चांस सारे डायरेक्टर्स एक साथ निकल जाए, कंपनी से भाग जाए, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे डायरेक्टर्स एक साथ डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या होगा, पकड़ ले, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, कंपनी ने बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो कंपनी का दोष है या डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स का दोष है, तो सारे डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स अपॉइंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और इन प्रोमोटर्स एब्सेंस, अगर प्रोमोटर्स ही डायरेक्टर थे वही निकल गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा डायरेक्टर उस कंपनी में, ठीक है। कोई एक कंपनी था, बहुत बड़ा स्कैम किया इस कंपनी ने, ठीक है, उसके अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना वो सारे निकल गए, एक टाइम पे निकल गए, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो कंपनी में जो प्रोमोटर्स थे वो भी एज ए डायरेक्टर ही बैठे थे, ठीक है, वो भी निकल गए ऑटोमेटिकली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, सेंट्रल सीजी आएगा, सीजी आके अपॉइंट करेगा इस कंपनी के लिए डायरेक्टर्स, ठीक। अनटिल डायरेक्टर्स अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट इन जनरल मीटिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक ये डायरेक्टर्स को रखेगा जब तक कि ना ये डायरेक्टर्स एक जनरल मीटिंग कंडक्ट कर ले और मेंबर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, क्योंकि मेंबर्स का राइट होता है ना डायरेक्टर्स अपॉइंट करना। मेंबर्स डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स अगर चाहे इनको रख भी सकते हैं, अगर चाहे तो इनको निकाल के किसी दूसरे डायरेक्टर को भी बिठा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस वाया इट्स आर्टिकल्स, मतलब प्राइवेट कंपनी में लिख सकता है, प्राइवेट कंपनी अपना बाप का कंपनी, मैं मेरा मर्जी, मैं लिखूँ कि कोई भी बंदा अगर नॉन वेज लेकर आया ऑफिस में, उसको हम लोग ऑफिस से निकाल देंगे, क्या ये लिख सकते हो, हाँ लिख सकता, भाई मेरा प्राइवेट कंपनी है, मैं कोई भी रूल बना सकता हूँ इसमें आर्टिकल्स में, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनीज के लिए जो मैंडेटरी वेकेशन का रूल है वो तुमको फॉलो करना है। क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? आई होप कि इट इज़ वेरी मच क्लियर, कोई डाउट नहीं है, एक भी सिंगल डाउट नहीं है। फिर है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर कैसे रिजाइन करता है। देखो, डायरेक्टर रिजाइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन तुमको नोटिफाई करना होता है प्रॉपरली, ठीक है। द राइट टू रिजाइन, नोटिस इन राइटिंग, डायरेक्टर्स गिव्स रिटन नोटिस टू कंपनी, डायरेक्टर क्या करता है, रिटन नोटिस देता है कंपनी को, ठीक है। अब देख, ये जो तू डायरेक्टर है ना, तो तू रिजाइन करना चाहता है, तू कंपनी को बता दिया रिटन नोटिस में, अब तेरे को आरओसी को भी बताना होता है, तो तू क्या करेगा, आरओसी को बताएगा। देख, डायरेक्टर वॉलंटरी फाइलिंग, वो क्या करेगा, फॉर्म DIR-11 फाइल करेगा आरओसी के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम डेज इन फॉर्म DIR-11, मतलब जिस दिन उसने रेजिग्नेशन भेजा है कंपनी को, उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर वहां से काउंट होगा, 30 दिन के अंदर अंदर तुमको DIR-11 फाइल करना होता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। समझ में आ चुका है? ओके। अच्छा, आजकल DIR-12 फाइल होता है, ये 2026 के लिए है अपडेट, ठीक है। तो ये DIR-12 भी फाइल होता है, DIR-11 जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन DIR-12 इज मैंडेटरी, याद रखना, ठीक है। DIR-11 भी तुमको फाइल करना होता है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है टू अपडेट कंपनी का रिकॉर्ड, एंड DIR-12 तुम्हारा मैंडेटरी होता है, ठीक हो चुका है। अब देखो, ड्यूटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड, अब देख, डायरेक्टर खुद रिजाइन किया तो डायरेक्टर क्या करेगा, आरओसी को बताएगा। अब कंपनी को भी तो आरओसी को बताना होता है कि हाँ मेरा डायरेक्टर छोड़ के जा चुका है, तो ड्यूटी ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मस्ट टेक द नोट ऑफ द रेजिग्नेशन, कंपनी ऑब्लिगेशन, इंटीमेट आरओसी विद इन 30 डेज, इन्फॉर्म DIR-12 में जो है वो नोटिफाई करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? कंपनी भेजेगा DIR-12, याद रखना, ये जो DIR-12 है ये कंपनी भेजता है, समझ में आ रहा है? DIR-12 मैंडेटरी होता है, DIR-11 फिर भी ऑप्शनल है, डायरेक्टर चाहे तो भेज सकता है, ना चाहे तो ना भेजे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, डायरेक्टर के लिए अच्छा होता है कि वो भेज दे, आरओसी को बता दे कि मैं रिजाइन कर चुका हूँ, ठीक है। रेजिग्नेशन फैक्ट प्लेस्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, कि रिजाइन क्यों किया है, वो डायरेक्टर का जो बात है, वार्तालाप है, वो जनरल मीटिंग में बताना होता है कंपनी को, सारे मेंबर्स को, भैया हमारा डायरेक्टर जो है छोड़ के जा चुका है, यही रीजन है। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, किस दिन से हम लोग रेजिग्नेशन मानेंगे,
डेट ऑफ नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। सिंपल चीज़ है कि देख डायरेक्टर क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस में अगर डायरेक्टर ने बोल दिया कि मैं फरवरी से नहीं आऊँगा, फरवरी से मेरा रेजिग्नेशन मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो फरवरी होगा। अगर पकड़ ले कंपनी को नोटिस, सुन, कंपनी को नोटिस जो है, कंपनी के नोटिस में कोई डेट ही मेंशन नहीं है, तो कंपनी को जिस दिन नोटिस मिला उस दिन से विच एवर इज लेटर, ठीक है, पकड़ ले कंपनी को नोटिस मिला जनवरी में और नोटिस में लिखा है फेब, तो किस दिन से वो डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब सॉरी किस दिन से वो डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो जैन को मिला फेब को, विच एवर इज लेटर, फेब लिखा है ना, उसने लिखा है कि फेब से नहीं आएगा, तो फेब से उसका जो है रेजिग्नेशन हम लोग मानेंगे कि वो फेब से रिजाइन करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? पकड़ ले नोटिस में कोई डेट मेंशन नहीं है कि फेब है, ये है, वो मेंशन नहीं है, तो जिस दिन कंपनी को नोटिस मिला उसी दिन, ठीक है। चलो अच्छा, याद रखना कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। अब डायरेक्टर बहुत शातिर होता है, कभी कभार बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड करके ना रिजाइन देके निकल जाता है। तो कहा गया है कि भैया अगर तुमने रेजिग्नेशन दिया भी हो तो भी अगर कंपनी में कोई तुमने घोटाला कर रखा है, बाद में पता चला कि कंपनी में घोटाला हुआ है, पकड़ ले कंपनी से रेजिग्नेशन लिया है डायरेक्टर ने 2010 को, ठीक है, और कंपनी में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो देख इसको देख अच्छे से देख, 2010 को रिजाइन किया है, बाद में जाके 2015 में जाके पता चला कि 2001 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, फ्रॉड वगैरह किया है, घोटाला किया है, ठीक है। तो ये जो रिजाइन डायरेक्टर है इसको पकड़ा जाएगा। अब रिजाइन डायरेक्टर बोलेगा सर मैं तो 2010 में रिजाइन कर चुका हूँ, तो फिर पुलिस ऑफिसर बोलेगा देख तूने तो 2010 में रिजाइन किया है, लेकिन जब ये कांड हुआ था तब तू डायरेक्टर था ना, तो इसलिए तेरे को भी अरेस्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना चीज? ओके, देख, डायरेक्टर रिमेन लायबल फॉर ऑफेंसेस डिफॉल्ट ड्यूरिंग द टेन्योर इवन आफ्टर इफेक्टिव रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के बाद भी उसके टेन्योर के दौरान कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंस अगर किया हो कंपनी ने, तो वो डायरेक्टर लायबल रहता है। रेजिग्नेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर, प्रोमोटर शैल, ये सिंपल चीज़ है, सारे डायरेक्टर ने अगर रिजाइन कर दिया तो क्या होगा, वही प्रोमोटर अपॉइंट करेगा। पकड़ ले प्रोमोटर भी नहीं है कंपनी में, या फिर प्रोमोटर ही डायरेक्टर था वो भी निकल चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा और उसको जनरल मीटिंग में जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके देंगे उसको जो है मेंबर्स लोग रेटिफाई करेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है इसको रख देते हैं, या फिर मेंबर्स किसी दूसरे इंसान को एज ए डायरेक्टर बिठा लेगा। समझ में आ चुका है? चलो ठीक है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है? सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को कैसे निकाल फेंके हम लोग। पहला था रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर खुद निकलना चाहता है। 169 है तुम्हारा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को निकाल फेंक रहे हम लोग, कंपनी लोग। अच्छा देखो, शेयर होल्डर्स empower shareholders to remove a director before term expiry as safety valve for corporate democracy। सिंपल चीज़ है, ये शेयर होल्डर के पास पावर रहता है कि वो डायरेक्टर का टेन्योर खत्म होने से पहले उसको निकाल फेंके, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर, ये हम लोगों ने देख रखा है, पहले भी हम लोगों ने कर रखा है, स्पेसिफिकली सेक्शन नहीं किया लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात हुआ है। पावर ऑफ शेयर होल्डर क्या क्या है? जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी में रिमूव डायरेक्टर बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बिफोर टर्म एक्सपायर्स, ठीक है। एक्सेप्शन हु कैन नॉट बी रिमूव्ड, सिंपल चीज़ है, अगर ट्रिब्यूनल ने किसी डायरेक्टर को कंपनी में बिठाया है उसको तुम नहीं निकाल सकते। डायरेक्टर अपॉइंटेड वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसको तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। स्पेशल केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को तुम नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टर्म कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुम अगर निकालना चाहते हो, पहली बार आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको नहीं, ये सेकंड टर्म उसका अपॉइंट हुआ है, दूसरा टर्म चल रहा है इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको निकालना चाहते हो, पॉसिबल है? नॉर्मली कहता है कंपनीज एक्ट की पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर कंपनीज एक्ट कान में आके कहता है कि निकाल सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना बस 75% वोट डाल के, ठीक है। कैन ओनली बी रिमूव बाय स्पेशल, सेकंड टर्म वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फर्स्ट टर्म वाला नहीं, याद रखना, फर्स्ट टर्म वाला डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते। स्पेशल नोटिस देना होगा,
ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होने के 14 दिन पहले तुमको नोटिस देना होगा कि हम लोग इस डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं। अच्छा, कंपनी मस्ट सेंड अ कॉपी टू द डायरेक्टर इमीडिएटली, डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू बी हर्ड एट द मीटिंग। कंपनी जैसे ही कंपनी को नोटिस मिला हमारे मेंबर्स से 14 दिन पहले कि भैया हम लोग डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, तो कंपनी फटाफट डायरेक्टर को नोटिस भेजेगा कि तेरे को निकालना चाहता है। अब डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा मीटिंग में कि उसको सुना जाए। ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स है वो तो बताएंगे ना क्यों निकालना चाहते हैं इस डायरेक्टर को, इसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इट इज़ एंटाइटल्ड टू बी हर्ड। टू बी हर्ड का मतलब है इसको सुनने का अधिकार है, लोगों को इसका बात सुनने का अधिकार है, इसको अपना बात लोगों के सामने, मेंबर्स के सामने रखने का अधिकार है। ठीक है, तो सुनेगा, फिर डिसाइड करेगा मेंबर, अगर पसंद आ जाए तो रख लेगा वरना निकाल देगा। डायरेक्टर्स राइट टू रिटन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट रिमूवल। ठीक है, इसका मतलब ये है सर्कुलेशन। कंपनी शुड स्टेट फैक्ट एंड सेंड कॉपी टू मेंबर्स विद मीटिंग नोटिस। देखो, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्टर्स राइट टू रिटन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट रिमूवल। मतलब अब अगर डायरेक्टर मीटिंग में ना बोल के वो रिटन कम्युनिकेट करना चाहता है सारे मेंबर्स के साथ, ठीक है, डायरेक्टर्स राइट टू रिटन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट रिमूवल, कि उसको निकालना चाहता है तो डायरेक्टर लिखित बोलेगा सबको कि मेरे को मत निकालो, क्यों नहीं निकालना है, उसका एक्सप्लेनेशन देगा। कंपनी शुड स्टेट फैक्ट एंड सेंड कॉपी टू मेंबर्स विथ मीटिंग नोटिस, रीडिंग एट मीटिंग इफ रिसीव्ड लेट और कंपनी डिफॉल्ट, डायरेक्टर्स कैन रिक्वायर रीडिंग एट मीटिंग। ये समझ, ये दो समझ, ये पहला समझ में चुका सर्कुलेशन करना, कंपनी सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, डायरेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता है, डायरेक्टर जो है कुछ बोलना चाहता है, ये सर्कुलेट कर देगा मीटिंग से पहले, सारे मेंबर्स को भेज देगा। और अगर डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग में भी उसको जो बोलना है वो रीड आउट कर सकता है, जो उसने सर्कुलेट किया वो रीड आउट कर सकता है। इफ़ रिसीव्ड लेट और कंपनी का डिफ़ॉल्ट हुआ है तो डायरेक्टर कैन रिक्वायर रीडिंग एट मीटिंग। डायरेक्टर बोल सकता है कि नहीं यार, लेट तुम लोगों ने सबको लेट भेजा है, मीटिंग के 2 दिन पहले भेजा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बात जो है कंपनी के सामने मैं बोलूँगा, जोर जोर से चिल्ला के बोलूँगा, तो ये डायरेक्टर का हक है। ठीक, ट्रिब्यूनल का इंटरवेंशन देखो, इफ अब्यूज्ड फॉर डिफेमेटरी पब्लिसिटी ट्रिब्यूनल में ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन नॉट टू बी सेंड एंड रेड। तो अगर डायरेक्टर जो लिख के सारे मेंबर्स को मतलब सर्कुलेट करना चाहता है ना अपना मन का बात, उसमें अगर कोई गाली गलौज सब कुछ है ना, तो कंपनी ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि ट्रिब्यूनल सुनना, ये डायरेक्टर मेरा पगला गया है, ये गाली गलौज लिख के मेंबर्स को सर्कुलेट करना चाहता है। तो ट्रिब्यूनल मना कर सकता है, ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं गाली गलौज लिखा है ना, तो मना कर, इसको सेंड कर मत कर, रिप्रेजेंटेशन जो है इसको सर्कुलेट ना कर। तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, कंपनी अपने आप नहीं रोक सकता, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना होगा कंपनी को। ठीक, उसके बाद एक फिलिंग ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी को फटाफट फिल कर दो। ठीक है, एट द मीटिंग, सेम मीटिंग में तुम रख सकते हो। टेन्योर, न्यू डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस अंटिल द डेट द रिमूव डायरेक्टर हु हैड हेल्ड। समझ में आ रहा है? तो कंपनी वालों ने डायरेक्टर को निकाल दिया, कंपनी वाले मतलब कौन, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर को निकाल दिया, उसके जगह पे जो बैठा है, ठीक है, उसके जगह पे जो बैठा है उसको हम लोग, जो ओरिजिनल डायरेक्टर जिसको निकाला गया है ना, उसका टेन्योर तक ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से वोटिंग करके इसको अपॉइंट करेंगे। न्यू डायरेक्टर होल्ड ऑफिस एंड ओनली अंटिल द डेट द रिमूव्ड डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड। तो जो जिसको रिमूव किया गया, इसका जितना टेन्योर बचा था वो नया डायरेक्टर उतना ही टेन्योर करेगा आके। कैजुअल वैकेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ राइट्स, रिमूवल डज नॉट डिप्राइव डायरेक्टर ऑफ कंपेंसेशन और डैमेजेस पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और अपॉइंटमेंट टर्म्स। इसको रिमूव कर दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन कंपेंसेट करना होगा डायरेक्टर को। मेरे को तुम लोग निकाल लो ठीक है, लेकिन कंपेंसेशन कर भाई, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर मेरे को ऐसे निकाल रहा है तुम लोग तो कंपेंसेशन करना होगा, तो कंपेंसेशन के लिए उसका पूरा अधिकार है। ठीक, आगे देखेंगे। अच्छा, ये है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। क्या इसको मेंटेन करके रखना होता है? आंसर यस, रजिस्टर मेंटेन करो, कौन कौन डायरेक्टर बैठा है, कौन कौन केएमपी बैठा है। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। रजिस्टर में क्या लिखोगे? नाम लिखोगे, फादर नाम, डेट बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, डीन, सिक्योरिटी होल्डिंग, कौन से कंपनी में कितना होल्ड करके रखा है, होल्डिंग, सब्सिडरी,
सब कुछ डिटेल लिखोगे तुम इनके बारे में। तो इनका एक अलग से रजिस्टर होता है, डायरेक्टर का रजिस्टर एंड केएमपी में तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी आता है। याद रखियो दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी केएमपी में आता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं आते दोस्तों, याद रखियो बड़े वाले लोग हैं कंपनी सेक्रेटरी, केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल। समझ में आ रहा है? इनका अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है, डायरेक्टर और इनका केएमपी का। और ये फाइल करना होता है आरएसी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर इन केएमपी। जैसे जैसे डायरेक्टर आ जाए, नया नया डायरेक्टर आ रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताओ, सारा डिटेल्स भेजो, ये सारा डिटेल्स भेजो आरओसी को। नया कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किए हो, आरओसी को डिटेल्स भेजो पूरा। और अगर कोई उसके डिटेल्स में चेंजेस आया है तो वो चेंजेस भी आरओसी को पता होना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर चेंजेस को भी अपडेट करो आरओसी को, बताओ कि चेंजेस आया है। कौन से फॉर्म में? DIR 12 में। मेंबर का राइट टू इंस्पेक्ट, क्या बताओ? मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, क्या मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारे रजिस्टर वगैरह? आंसर है यस। ठीक है, अच्छा देख, सिंपल चीज याद रखना, दिन में ना 2 घंटा जो है कंपनी को खुला रखना होता है इंस्पेक्शन के लिए। ये सारे रजिस्टर्स, डायरेक्टर कौन है, केएमपी कौन है, क्या क्या उनका होल्डिंग है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी ओपन होना चाहिए फॉर मेंबर्स का इंस्पेक्शन। दिन में 2 घंटा तुमको ओपन करके रखना होता है, याद रखना। क्या मेंबर्स इस इंफॉर्मेशन को जेरोक्स कॉपी लेकर जा सकते हैं घर में? आंसर यस। एक्सट्रैक्ट एंड कॉपीज, मेंबर्स कैन टेक एक्सट्रैक्ट और रिक्वेस्ट कॉपीज प्रोवाइडेड फ्री विद इन 30 डेज। मतलब या तो मेंबर खुद आके इसको जेरोक्स करके ले जाए, या फिर मेंबर ने कंपनी को बोला मेरे को इस रजिस्टर का कॉपी भेजो, और कंपनी को भेजना है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में भी खुला रहेगा। रजिस्टर केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, ये सारे रजिस्टर खुला रहेगा। केएमपी के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा। पावर ऑफ रजिस्ट्रार इन केस ऑफ रिफ्यूजल, पकड़ ले कोई मेंबर जाके कंपनी को मांगा कि केएमपी का डायरेक्टर का रजिस्टर निकाल के मेरे को दो, और कंपनी ने मना कर दिया, तो इफ कंपनी रिफ्यूजेस इंस्पेक्शन फेल्स टू प्रोवाइड विद इन 30 डेज एप्लीकेशन टू आरओसी, अग्रीव्ड पर्सन, जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसको मना कर दिया गया है, वो आरओसी को अप्लाई करेगा। ठीक है। रजिस्ट्रार कैन कंपेल इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड डायरेक्ट कॉपीज टू सेंड, रजिस्ट्रार बोलेगा भैया, रजिस्ट्रार तो बड़ा वाला सरकार है, वो सीधा ऑर्डर करेगा कंपनी को, इसको फटाफट भेज। ठीक है। एक्सेप्शन फॉर गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ये एक्सेप्शन लग जाता है, याद रखना। गवर्नमेंट कंपनीज की डिटेल्स को तुम नहीं पढ़ सकते। चलो, पनिशमेंट घर में बैठ के पढ़ना है, सेक्शन 172, ये लास्ट सेक्शन है। कितना पनिशमेंट लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो थोड़ा पनिशमेंट के बारे में याद कर एक बार देख लेना। पनिशमेंट सेक्शन 172, मतलब ये वाला जो चैप्टर डायरेक्टर है, इसके अंदर पनिशमेंट क्या है ये तुमको देख लेना है। ठीक, ये पेनल्टी कॉज है, ये करो ना करो बराबर है, ना करने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया दोस्तों। एक भी चीज़, एक भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का मैंने जो है तुमको सिर्फ 2 ही होमवर्क दिया मैंने, सेक्शन 166 एंड 172 मैंने होमवर्क दिया, वो तुमको एक बार कर लेना है घर पे, एकदम नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, हाँ जी, आई होप कि ये पूरा वीडियो लेक्चर तुमको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये जो क्लासेस है ना, दूसरे टीचर्स जो है ना सर, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करने में, जैसे हमारा ये चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी के जो टीचर्स है ना सर, वो 12 वीडियो, 15 वीडियो लेकर जाते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इतना सारे वीडियोस होते हैं सर, एक सेक्शन वो लोग 1-1 घंटा पढ़ाते हैं। तो मेरा उस आंसर उनको ये है कि दोस्तों मैं भी चाहूँ तो एक सेक्शन जो है ना, इसको मैं मतलब एक्सप्लेन कर करके मैं ये 1 घंटा करा सकता हूँ। एक सेक्शन को मैं 1 घंटा लेकर जा सकता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइम पास करने नहीं बैठे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंट्रिक पढ़ रहे हैं। जो नॉलेज तुमको एग्जामिनेशन में पास कराएगा, और एग्जॉस्टिव ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया मैंने कि यार ये वाला पॉइंट नहीं कराएंगे, नहीं, जो हम लोग सेक्शन कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं, एकदम कंप्लीट। ठीक है, और मैंने ये जो चार्ट वार्ट बना के तुमको करा रहा हूँ ना, इसमें टाइम सेव होता है। वरना अगर मैं ये प्रोविजंस इंस्टीट्यूट के मटेरियल खोल के बैठता, एक लाइन पर आता ना, तो तुमको मतलब तुम्हारा बैंड बज जाता। तो तुमको इस वैल्यू को समझना है, और इसको ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये क्वालिटी ऑफ वीडियो लेस है। दिस इज द मोस्ट प्रीमियम क्लास यू कैन एवर गेट। तुम 20,000 फेंक के भी इतना अच्छा क्लासेस तुम नहीं ले सकते, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। समझ में आ रहा है ना दोस्तों?
अब कोई बच्चा जो है बोलेगा यस, कोई बच्चा बोलेगा नो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क इससे पड़ता है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो पास कर ले एग्जामिनेशन, और मेरे को पास करवा के रखना है तुमको। ये चैप्टर कंप्लीट होता है आज। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अब सबको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके जाना है, ठीक है। और शाम तक वो सारे क्वेश्चंस अपडेट हो जाएंगे। कल तक तुम लोग सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाउट को सॉल्व कर देना। अगर वीडियो मज़ा आया हो तो ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।